गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और बिहार करंट अफेयर का हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि बिहार का करंट अफेयर इसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कवर करेंगे। और इस सीरीज में 15 वीडियोस होंगी और हर वीडियो में 15 क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल हम लोग 225 टॉपिक्स पे के भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। जनवरी से लेके अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं बिहार में उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है कि बीपीएससी प्री 67 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है बीपीएससी प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस जो टेस्ट सीरीज है इसको बीपीएससी के क्वालिफाइड ऑफिसर्स ने बनाया है जो कि अभी वर्किंग है। उन लोगों ने मिलकर इसको तैयार करा है। टोटल इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो आपके बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पे रहेंगे। इसमें टोटल करंट अफेयर सारे महीने की बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। उसके बाद से डेली रिविजन क्विज भी होंगे जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस आपकी होती रहे डेली के डेली। उसके बाद हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे ताकि आप प्रॉपर्ली सब कुछ देख पाएं। और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक के पीडीएफ अगर आपको मिल जाएंगे और बिहार स्पेशल की भी पीडीएफ मिलेगी। ये अब हम लोग का फिक्सचर है जिसपे टेस्ट होते हैं, टोटल 10 टेस्ट। आप जब भी लेंगे आप पूरा कर पाएंगे। और इसमें एक लिमिटेशन ये है कि हमने सिर्फ 1000 बच्चों को ही रखा है। जैसे हमारे 1000 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे हम क्लोज कर देंगे इस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि हमारा एम है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स रहे उनको कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो, कोई सॉल्व करना हो, कोई भी सवाल पूछना हो, वो इजीली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो सिर्फ हमने 1000 स्टूडेंट्स जैसे होंगे इसको क्लोज कर देंगे। तो आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ सही है, आप ओपन फ्री है मॉक टेस्ट, एक बार दे के देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे कि हाँ आपके काम का है, तो आप इनरोल एज अर्ली एज पॉसिबल जरूर से करा लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। पहला सवाल है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो कार्यक्रम है इसके तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत बिहार को त्रिपुरा से जोड़ा गया है, त्रिपुरा स्टेट से। ये क्या प्रोग्राम है? ये 2015 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था और इसका एम ये था कि 2 स्टेट के बीच में, क्योंकि पता है कि आपको इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, डाइवर्सिटी हमारे बहुत ज़्यादा है। तो ताकि हमारी डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी रहे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में हमारी एकता बनी रहे, इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें हमारे जैसे कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा की जो स्टेट फेस्टिवल्स होंगे, और हम बिहार के अपने स्टेट फेस्टिवल से बात कर ले तो हमारे छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, ये सब मनाया जाता है स्टेट लेवल पे। तो हमारे जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो हम शेयर कर सकें और एक दूसरे के और करीब आ सके, हमारी इंटरेक्शन बढ़ सके, इसलिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बिहार की पेयरिंग आप ध्यान में रखिए त्रिपुरा के साथ है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू कौन से शहर में इंस्टॉल हो रहा है? रिक्लाइनिंग बुद्धा क्या है? आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध का एक स्टैचू देखा होगा जिसमें वो लेटी हुई मुद्रा में रहते हैं और अपने हाथ अपने उनके सिर पे रहता है और ऐसे लेटी हुई मुद्रा में रहते हैं। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो इसको बोलते हैं रिक्लाइनिंग, शयन मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा। तो ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टैचू का रिक्लाइनिंग बुद्धा का, तो ये बोध गया में स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। ये जब गौतम बुद्धा उनका आखिरी जो परिनिर्वाण स्टेज था, ठीक है, उसमें जो मतलब होता है परिनिर्वाण स्टेज क्या होता है, जिसमें ग्रेट सैल्वेशन जिसको बोलते हैं, डेथ के बाद, उसके पहले जब उनकी तबीयत खराब थी तो ये इसी मुद्रा में लेटे गए थे। इसलिए इस मुद्रा को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है बुद्धिज्म में, इसलिए रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू बनाया जा रहा है। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा कि ये 80 फुट का बनाया जा रहा है। और ये क्यों बनाया जा रहा है? इससे भी बड़ा बना सकते थे, ठीक है, लेकिन ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध जी टोटल 80 ईयर्स तक जीवित रहे थे, इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए 80 फुट का स्टैचू बनाया जा रहा है बोध गया में, ध्यान रखिएगा। और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर में, जो कि यूपी में आता है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बिहार में नशीली दवाओं के दुरुपयोग विरोधी कार्यक्रम प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मतलब हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एंटी ड्रग अब्यूज प्रोग्राम इन बिहार? तो ये बनाया गया है ज्योति कुमारी को। ज्योति कुमारी कौन है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। ज्योति कुमारी का नाम आपने सुना होगा, बाइसिकल गर्ल। जब लॉकडाउन लगा था कोविड के दौरान, तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि कैसी एक लड़की ने गुड़गांव से
गुड़गांव से दरभंगा अपने फादर को साइकिल पे लेके आई थी, ठीक है। तो उनको बाइसिकल गर्ल नाम से आना था, ज्योति कुमारी। उनको बनाया गया है एंटी ड्रग अब्यूज प्रोग्राम का एम्बेसडर, ठीक है। ज्योति कुमारी का नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है ये, ठीक है। और करीब इन्होंने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई थी, जो कि बहुत ही कमेंडेबल बात है कि इतने दूर वो साइकिल चला के अपने फादर को लेके आई, और मात्र 15 साल की हैं ये ज्योति कुमारी, ठीक है। तो इसलिए इनको बनाया गया एम्बेसडर ऑफ एंटी ड्रग अब्यूज प्रोग्राम इन बिहार। और ज्योति कुमारी कहाँ की रहने वाली है? तो ऑफकोर्स गुड़गांव से दरभंगा आई थी, तो दरभंगा की रहने वाली। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि गुड़गांव से दरभंगा उन्होंने साइकिल चला के लेके आई थी अपने फादर को बाइसिकल गर्ल। हो सकता है ऐसा भी सवाल पूछ दे कि हु इज नोन एज द बाइसिकल गर्ल ऑफ बिहार, तो आपको नाम ध्यान में रखना है ज्योति कुमारी। नेक्स्ट सवाल है कि रिसेंटली एक भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है पाला पीरियड के दौरान की बिहार में, तो कौन से शहर में मिली है? तो वो नवादा में मिली है, ठीक है। पाला डायनेस्टी की हम बात करें तो 750 एडी में ये थी, और 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक थी पाला डायनेस्टी, ठीक है। तो इस दो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पता चला कि इस दौरान की ये मूर्ति है भगवान विष्णु की। और अगर हम लोग बात करेंगे पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ही वाज गोपाल, ही वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। 750 एडी में स्टैब्लिश हुई थी, 8 से लेके 12th सेंचुरी तक थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कौन सा स्टेट बन गया पहला ऐसा स्टेट जो कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 उन्होंने ये लेके आए। ऐसा कौन सा स्टेट बन गया? तो ये बिहार है। बिहार एक पहला स्टेट ऐसा बन गया जिसने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लेके आए। इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि अभी जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो कितने लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हो गई थी। तो इस पॉलिसी में क्या हुआ कि हम लोग बिहार गवर्नमेंट जो है वो जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बिहार में उनको बोले कि वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाए, और बाकी जो भी नए प्लांट्स लग रहे हैं उनको नए नए इंसेंटिव्स देगी, नए नए स्कीम्स देगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके हमारे स्टेट में और हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि इसी के साथ साथ बिहार पहला स्टेट है जो कि एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट किया, जिसने फर्स्ट स्टेट टू बिकम इथेनॉल प्रमोशन इम्प्लीमेंट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे करेंगे, इसकी चिंता मत कीजिए, ध्यान में रखिएगा बस ये दोनों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कौन से अभिनेता हैं जो बिहार के जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने तो वो है संजय मिश्रा, तो ये बिहार के एक्टर हैं। और पंकज त्रिपाठी की बात करें तो ये बिहार खादी के एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी के। पंकज त्रिपाठी रहने वाले हैं गोपालगंज के और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी। शत्रुघ्न सिन्हा, गुरमीत चौधरी सब पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस 2021 ये कहाँ पे हुआ? विश्व सूफी सम्मेलन 2021, तो ये अभी गया में हुआ है। और इसका थीम क्या था अगर हम बात करें तो इन सर्च ऑफ पीस, थीम था इन सर्च ऑफ पीस, शांति की खोज में। और जितने भी फॉलोअर्स हैं सूफी के और जितने भी सक्सेसर्स हैं सूफी के दूसरे दूसरे कंट्री पे, इवन पाकिस्तान वगैरह के, तो उन्होंने भी इसमें समिट में मार्च में हुआ था ये, तो इस सम्मेलन में भाग लिया और गया में ये हुआ है विश्व सूफी सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये किताब लिखी गई है। तो ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है विनोद कापरी जी ने। ये किताब किसके बारे में? ये तो 1200 किलोमीटर जो ज्योति कुमारी आई थी क्या उनके बारे में है? नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि 1232 किलोमीटर है द लॉन्ग जर्नी होम। इसमें जो है 7 माइग्रेंट वर्कर थे, बहुत ही यंग एज के, जो कि 7 दोस्त थे। 7 दिन और 7 रात इनको टोटल लगा, और ये लोग गाजियाबाद से सहरसा तक साइकिल चला के आए थे। 7 माइग्रेंट, 7 दिन 7 रात, और इतना किलोमीटर की इन्होंने जर्नी तय की। तो उनके भी ये स्टोरी है जो कि विनोद कापरी जी ने लिखी है, और इस पर जल्दी ही मूवी भी आने वाली है, तो आप ध्यान में रखिएगा। इस किताब का नाम 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ठीक है। इनके बारे में कि कितना इन्होंने हार्डशिप फेस किया, कहाँ से कहाँ गाजियाबाद से सहरसा आने में, इनके साथ क्या क्या हुआ इस बीच, इस सब के बारे में ये किताब अच्छी किताब है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि बिहार का कौन सा विलेज है जिसको चुना गया है फर्स्ट न्यूट्रिशनल विलेज ऑफ द कंट्री?
ठीक है। तो ये है कुकरीबाग विलेज। कुकरीबाग विलेज कहाँ पे है, तो ये पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसमें क्या है इसकी बात कर लेते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो, न्यूट्रिशनल विलेज मतलब ये एक ऐसा विलेज बनेगा, पहला विलेज जिसमें सिर्फ न्यूट्रिशनल खाना मतलब सिर्फ जिसमें पोषण युक्त आहार जो है उनका ही एग्रीकल्चर होगा, जैसे कि बायोफर्टिफाइड वीट हो गया, फर्टिफाइड वीट हो गया, और जितने भी न्यूट्रिशनल फ्रूट्स होंगे इन सब का इसमें खेती होगा। और पहला न्यूट्रिशनल विलेज बनेगा कुकीबाग विलेज, जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। हम नाम ध्यान में रखिए क्योंकि ये देश का भी पहला न्यूट्रिशनल विलेज है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि रामायण सर्किट में इनमें से कौन कौन से स्थान है जो कि शामिल है। तो इसमें दरभंगा, बक्सर और सीतामढ़ी तीनों शामिल है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। रामायण सर्किट क्या है एक बार जान लेते हैं। रामायण सर्किट क्या है, 15 शहरों को ठीक है जोड़ा गया है, रेलवे से और रोड से इनमें जोड़ा जाएगा ताकि टूरिज्म बढ़ सके। और रामायण के जो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, अगर कोई मानिए कि आपका कोई आपके कोई फैमिली मेम्बर है, मम्मी या पापा हैं, तो एक बार उनको आप इसमें टिकट कराएंगे तो ये टोटली एक जगह से दूसरी जगह, एक ही ट्रेन से दूसरी जगह पे हॉल्ट होगा, टूरिज्म इससे बढ़ेगा। तो इसमें इस सर्किट में 15 जगह है, उनको शामिल किया जाए। इसमें 3 बिहार में है, बाकी कौन कौन सी इसमें जगह है सारी तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं आपका जाना, कुछ कुछ जान लीजिए। एक तो अयोध्या हो गया, ठीक है, उसके बाद चित्रकूट है, और नंदीग्राम है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक है। और उधर फिर नागपुर हो जाएगा, नासिक हो जाएगा, नागपुर, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम, ठीक है। तो ये सब जगह 15 जगह है जिसमें बिहार के दरभंगा, बक्सर और सीतामढ़ी शामिल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो बुद्धा सर्किट है बिहार में उसमें कौन कौन से जगह शामिल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, करेक्ट जो आंसर उसको मैं पिन कर दूंगी, ठीक है। वो भी आप ध्यान में रखिए, वो भी सवाल पूछा जा सकता है और पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है कि डेडलाइन ईयर क्या है, ठीक है। समय सीमा क्या है बिहार में काला अजर और फाइलेरिया जैसी बीमारी को खत्म करने की। तो ये समय सीमा है 2022। और मैं आपको अगर थोड़ा इसमें डिटेल बताऊं, हिस्ट्री बताऊं, तो 4 बार हम लोग डेडलाइन मिस कर चुके हैं, बहुत ही शर्मनाक बार है। सबसे पहली डेडलाइन अगर हम लोग देखें तो ये 2010 थी कि 2010 में हम लोग खत्म कर देंगे काला अजर फाइलेरिया को बिल्कुल बिहार से, जो कि नहीं मीट हुई। तो फिर हमने उसको 2015 किया, जो कि नहीं मीट हुई। फिर हमने उसको 2017 किया, जो कि नहीं मीट हुई। फिर पैंडेमिक की वजह से 2020 नहीं मीट हुई। अब हमने इसको 2022 किया, जो कि बहुत ही शर्म की बात है कि इतनी बार करने के बाद भी अभी भी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। काला अजर बीमारी बिहार में काफ़ी ज़्यादा होती है। रीजंस क्या है, मतलब हम लोग अगर देखें कि एलिमिनेट क्यों नहीं कर पाए, तो एक तो हम लोग के पास डायरेक्शन की कमी है, वी लैक डायरेक्शन। उसके बाद बिहार में देखिए तो गरीबी ज़्यादा है, पॉवर्टी की वजह से, एजुकेशन नहीं है तो पॉवर्टी है, और जिसकी वजह से हमें नहीं पता है कि कैसे रहना है, क्या खाना है, साफ़ सफाई के बारे में नहीं पता है। तीसरी बात देखें कि ये जो ज़्यादा बीमारी है ये बैकवर्ड कास्ट में बहुत ज़्यादा होती है, बैकवर्ड कास्ट में लोगों को, तो पॉवर्टी से इसको भी मतलब हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू डेडलाइन है 2022 है, ताकि हम लोग इसको ख़त्म कर सकें। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर ये लाया गया था, लेकिन हमने डेडलाइन मिस करते गए, हम 2022 है नई डेडलाइन। नेक्स्ट सवाल है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो भी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अविवाहित हैं और अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती हैं, तो उनको कितने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनको अब दिए जाएंगे 50,000 रुपये, पहले देते थे 25,000। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिवाइज अमाउंट पूछ रहा है, तो अब हम लोग का हो गया 50,000 उनको रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। नेक्स्ट सवाल है कि एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, ठीक है, गया में, तो वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रहा है। तो जो अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता का जो फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है ना, उसके अंतर्गत ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है। गया में धोबी में बन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में क्या क्या होगा, छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग उनको बनाया जाएगा, उनके प्लांट्स लगाए जाएंगे। फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, तो देखिए हमारा जो इंडिया है उसमें क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब माल ले जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा मालगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो मालगाड़ी को फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था कि एक ही लाइन पे आपने देखा होगा मालगाड़ी भी चल रही है और ट्रेन्स भी चल रही हैं, जिसके से ट्रेन्स को काफ़ी डिले करना पड़ता था, जो पैसेंजर ट्रेन्स है।
और वो भी डिले हो जाती थी, और मालगाड़ी तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती थी, क्योंकि जनरली मालगाड़ी को रोक दिया था, पैसेंजर को जाने दिया था, जिसकी वजह से कोई भी काम, मानिए कि मैं बैठी हूँ पटना में, ठीक है, और मुझे भेजना है दिल्ली कोई सामान, तो जो सामान अगर हम लोग ऐसे हम लोग भेजते थे 4 दिन में, ठीक है, रोक रोक के मालगाड़ी को रोक रोक के भेजा जाता था। तो अब एक हमने डेडिकेटेड कॉरिडोर, ईस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर, उसमें क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पटना से दिल्ली ना, एक ऐसी लाइन बिछाई जाएगी जिसमें सिर्फ मालगाड़ी ही चलेगी। तो आप सोचिए, जो सामान 4 दिन में पहुंचता था, अब वो पहुंच जाएगा 1 से 1.5 दिन में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जल्दी से सामान का मूवमेंट होगा, तो हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं और हमारी चीज़ों प्राइसेस की भी कमी आएगी। तो यही फ्रेट कॉरिडोर है जो बन रहा है, अमृतसर दिल्ली कलकत्ता को जोड़ेगा, और उसी के अंतर्गत गया में एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बनाया गया है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, और ये जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा, ताकि हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट हमें कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, और हमें जब हमें एंड पे सामान मिले तो वो भी थोड़ा सस्ता मिले। नेक्स्ट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार का कितना स्कोर रहा है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है, ये स्टेट नीति आयोग निकालती है सेंटर की तरफ से, उसमें बिहार का स्कोर था 14.48, ठीक है। स्कोर भी जान लीजिए, क्योंकि देखिए आप बीपीएससी देखेंगे ना, तो बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं, तो आप स्कोर भी जानिए और इसके साथ रैंक भी जानिए। हो सकता है पूछ दे कि रैंक क्या रही है, तो अगर रैंक पूछेगा तो बिहार की रैंकिंग रही है 17th, जो कि आखिरी रैंकिंग है, लास्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लास्ट रैंकिंग क्यों है, स्टेट्स तो हमारे इतने हैं, तो ठीक, तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी इंडेक्स निकलता है ना इंडिया में, तो उसको जनरली 3 पार्ट में निकाला जाता है। एक पार्ट में वो स्टेट्स होते हैं जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, कि इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो बड़े स्टेट को एक में रखा जाता है, ठीक है, और छोटे स्टेट्स को एक में रखा जाएगा, जो हिली एरियाज है उनको एक में रखा जाता है, और एक जो यूनियन टेरिटरीज है उनको एक में रखा जाता है, ठीक है। तो जो भी बड़े स्टेट है, अगर उसमें हम लोग बात करें, तो नंबर 1 पे था कर्नाटका, बता दे रही हूँ मैं, नंबर 1 पे कर्नाटका है, और आखिरी नंबर जो था वो था बिहार का, विद द स्कोर ऑफ 4.48, ठीक है। जो छोटे जगह हैं, जो हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे क्योंकि देखिए उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, जो हिली एरियाज है, तो उनमें नंबर 1 पे था हिमाचल प्रदेश, और लास्ट में अगर हम लोग बात करें कि उसमें लास्ट कौन सी जगह थी, तो वो थी मेघालय, ठीक है, लास्ट था मेघालय। और बात करें यूनियन टेरिटरीज में, तो फर्स्ट था दिल्ली, और एंड कौन सा था, लक्षद्वीप, ठीक है। और स्कोर की बात करें ना, तो कर्नाटका और दिल्ली का हम लोग स्कोर देखें, तो दिल्ली का स्कोर ज़्यादा था कर्नाटका से, बट अगर ऐसे देखें तो नंबर 1 पे ये लोग नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, और ओवरऑल स्टेट में कर्नाटका और बिहार की रैंकिंग वाज लास्ट विद 14.48। तो इनोवेशन इंडेक्स में बिहार की रैंकिंग बहुत पीछे है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, आपको पता है यहाँ इनोवेशन होता नहीं है, काफ़ी जो पढ़े लिखे लोग माइग्रेट कर चुके हैं, तो रैंकिंग हमारी काफ़ी पुअर है। आज का आखिरी सवाल ये है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें बिहार के कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट रैंक पाई है जनवरी 2021 में, तो नवादा ने इसको फर्स्ट रैंक पाई। अब क्या है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें क्या है ना कि जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया इंडिया के, ठीक है, जिनमें कंपैरेटिवली थोड़ा डेवलपमेंट कम है, उनको इसमें लिया गया है, और ताकि इनमें ध्यान दिया जा सके कि एजुकेशन इम्प्रूव हो, सैनिटेशन इम्प्रूव हो, हेल्थ इम्प्रूव हो, लोगों का पर कैपिटा ये सब इनकम इम्प्रूव हो, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग हर महीने निकाली जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो जनवरी 2021 की रैंकिंग थी उसमें नवादा फर्स्ट रैंक में था, तो ये अच्छी बात है बहुत बिहार के लिए कि नवादा ने इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आई एम श्योर कि आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ भी अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।